बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और मीनवाइल अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है, रियल एस्टेट एजेंट है, कोई रियल्टर है, उसके लिए भी ये वीडियो उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आपको इंफॉर्मेशन ऐसी दूंगा कि जो अभी तक ना परचेज़र सेल परचेज़र को पता होगी, सेलर को परचेज़र को पता होगी, और ना ही ज़्यादातर हमारे जो रियल एस्टेट भाई हैं उनको पता होगी। तो इस सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, और इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी 1 महीने से ज़्यादा हो गया है मैंने वीडियो बनाई थी कि 1 जनवरी 2022 के बाद जो FBR पे डीलर रजिस्टर्ड नहीं होगा वो आइंदा किसी सोसाइटी के साथ काम नहीं कर सकेगा। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किया कि ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता, कैसे करेंगे, 5-7 लाख लोग हैं, तो किस तरह इतना बड़ा सिस्टम ये बनाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ पॉसिबल हो गई है। बहरिया टाउन ने 2-3 दिन पहले जो अनरजिस्टर्ड डीलर्स थे और अनऑथोराइज्ड डीलर थे, उनके थ्रू जो सेल परचेज है उस पर पाबंदी लगा दी है, और मीनवाइल DHA ने भी पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट के 2 बड़े ग्रुप हैं, एक है DHA और दूसरा है बहरिया। इनके मल्टीपल सिटीज़ के अंदर आपको पता है प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। अगर इन लोगों ने ये पॉलिसी अडॉप्ट कर दी है तो बाकी हर एक को अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और वो जिस सोसाइटी के साथ भी डील कर रहा है तो आज नहीं तो महीने बाद, 10 दिन के बाद वो पाबंदी लग जाएगी। और इसके लिए आप ये वीडियो एंड तक देखें। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जो मरी में हादसा हुआ है और एक अफसोसनाक है और दिल बहुत ज़्यादा रंजीदा है इसके बारे में, तो अल्लाह पाक उनकी फैमिली को जो है सब्र जमील अता करें। और आप लोगों से गुजारिश है कि मेहरबानी करें कि जितनी वहाँ स्नोफॉल हो रही है, जितना रश है वहाँ पे, तो आप लोग अपना जो प्लान है वो पोस्टपोन कर दें। तो अपनी फैमिली को, बच्चों को, जिनका पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं होता इस तरह की सर्दी ठंड, और आपका भी नहीं होगा कि उस माहौल के अंदर इतना वो स्टक हो गए हैं लोग, अभी भी वहाँ पे जो इमदादी टीमें पहुँच रही हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि एहतियात करें। आपकी ज़िंदगी, आपकी फैमिली की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है। चलें जी, अब हम बात करते हैं कि बेसिकली बात स्टार्ट कहाँ से हुई थी। ये कानून जो है कि कोई भी डीलर जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगा दी थी, FBR ने लगा दी थी, ये कोई आज का कानून नहीं है। ये कानून सितंबर 2019 में जॉइंट सेशन के थ्रू पास हुआ था, और ये 60 से 70 सफ़हात का ये कानून है, और लोगों ने इसको पढ़ने की जहमत तक नहीं की कि इस कानून में क्या कहा गया, और इसके ऊपर ऑब्जेक्शन वगैरह रेज होते रहे, सारा कुछ हुआ। तो इस कानून के तहत बेसिकली जो रियल एस्टेट एजेंट जो था उसको कुछ चीज़ों के लिए बाउंड कर दिया गया। वो चीज़ें क्या थी कि रियल एस्टेट एजेंट ने क्या करना है, वो जो भी डील करवा रहा है सेल परचेज़ की, उसको FBR पे जाके रजिस्टर्ड करवाएगा। दूसरे नंबर पे जो बंदा परचेज़ कर रहा है वो उसके बारे में पूरी इंक्वायरी करेगा कि इसकी जो कमाई है वो लीगल है या नहीं है, और कोई किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, इस तरह का इशू तो नहीं है, वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम को जस्टिफाई कर सकता है। तो ये भी उन्होंने कहा था रियल एस्टेट एजेंट का काम होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो 20 लाख से ज़्यादा की अगर कोई कैश की ट्रांजैक्शन करता है और ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में आएगा, और ये रियल एस्टेट एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो आगे FBR को आगाह करे इसके बारे में। तो ये कुछ चीज़ ऐसी थी जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट के लिए पॉसिबल नहीं थी। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनकी नेगोशिएशंस हुई। मुख्तलिफ जो एसोसिएशन हैं, तकरीबन 60 से ऊपर एसोसिएशन हैं जो रियल एस्टेट और रियल्टर्स को जो है ना इनके मसाइल को आगे रखती है। तो इन्होंने फिर इस्लामाबाद में बैठे और FBR भी बैठा, हुकूमत भी बैठी, और इनकी जो नेगोशिएशंस हुई और कुछ चीज़ों पे एग्रीमेंट हो गया और उसको फिर फाइनलाइज कर दिया गया। क्योंकि ये कानून मैंने बताया कि 2019 में बन चुका है। जो चीज़ कानून बन जाए अब आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि उसके अंदर जो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है उसके ऊपर नेगोशिएशन के बाद उसमें अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं। ये नहीं कर सकते कि कानून सिरे से ही हम नहीं मानते, ये हमने फॉलो ही नहीं करना है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये कानून बन चुके हैं इस मुल्क का। तो सितंबर 2021 के अंदर फिर नई
जो चीज़ें थी, एग्रीमेंट हुआ, 60 से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद में बैठी और उन्होंने उस पर साइन किए, और उसके अंदर जो चीज़ें रियल एस्टेट एजेंट के लिए तबाहकुन थी उनको रिमूव किया गया और कुछ चीज़ें उसके लिए इम्प्लीमेंट की गई कि एक रियल एस्टेट एजेंट ने क्या कुछ करना है। पहले ये डिसाइड हुआ कि 1 जनवरी 2022 के बाद हर रियल एस्टेट एजेंट जो है FBR पे जाके DNFBP पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएगा। अच्छा, DNFBP क्या है ये भी मैक्सिमम लोगों को नहीं पता कि ये चीज़ क्या क्या बला है ये, तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब है डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस। ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस या बिजनेसेस हैं जो कि आज से पहले रजिस्टर्ड नहीं थे, जो FBR के रिकॉर्ड पे भी नहीं आते थे, और ये पाकिस्तान में नहीं है, इंटरनेशनल भी ऐसे होता है, जिसके अंदर आप रियल एस्टेट एजेंट्स कह लें, आप बड़ी जो ये लॉ फर्म्स होती हैं, लॉयर्स होते हैं ये कह लें, अकाउंटेंट्स कह लें, और जो ज्वेलर्स वगैरह होते हैं, तो ये इनका बिज़नेस या इनका प्रोफेशन जो है ये डिक्लेयर कहीं नहीं होता था। तो अब इनके लिए अलहदा एक पोर्टल बना दिया गया FBR पे, और ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये FATF की हैं। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर है और ख़तरा था कि ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी ग्रे लिस्ट में है, और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि जो जो उनकी रिजर्वेशन है उसको दूर करके वाइट लिस्ट में आया जाए। अच्छा, अब ये प्रोफेशंस ऐसे थे क्योंकि ये रिकॉर्ड पे नहीं आ रहे थे, तो इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का, करप्शन का और टेरर फाइनेंसिंग ये सारा कुछ चल रहा था, और यही इश्यूज पाकिस्तान के साथ भी थे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर ब्लैक मनी आ रही थी, कहाँ से टेरर फाइनेंसिंग इसके थ्रू हो रही है, ब्लैक मनी इंजेक्ट हो रही है, और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इसके थ्रू निकल रहा आ रहा है, और करप्शन का पैसा। और इन टॉपिक्स पे मैं ऑलरेडी पहले वीडियोस कर चुका हूँ। तो ये सारे इश्यूज थे। अगर कोई कहता है कि ये FBR नहीं कर पाएगा तो ये उसकी भूल है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट FATF की है। अगर FATF ने ये चीज़ें पूरी नहीं होगी तो FATF हमें वाइट लिस्ट में नहीं डालेगा। तो ये अपने जहन से निकाल दें कि ये नहीं होने वाला है, ये इम्प्लीमेंट हो गया है और इसने होना है, ये आप क्लियर कर दें। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि जी ये ख़त्म हो जाएगा कानून, क्योंकि ये पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन चुका है। तो अब जब सितंबर 2021 में किन किन चीज़ों पे एग्रीमेंट हुआ कि हर रियल एस्टेट एजेंट 1 जनवरी 2022 तक अपने आप को DNFBP के पोर्टल पे जाके रजिस्टर करवाएगा। अच्छा, यहाँ चीज़ एक और मैं बता दूँ, बाज़ लोग ये समझ रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी डीलर इस बात से डर रहे हैं कि अगर हम रजिस्टर करवाएंगे तो हम जो है ना टैक्स के दलदल में फंस जाएंगे, और हमारी हर ट्रांजैक्शन पे जी वो लोग हम कमीशन लेते हैं तो FBR क्या करेगा, टैक्स लगा देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यानी कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से सारी एम्बिग्यूटी क्रिएट हुई। ऐसा कुछ नहीं है। जो इनकम टैक्स है वो एक अलहदा चीज़ है, DNFBP पोर्टल एक अलहदा चीज़ है। यहाँ पे जस्ट आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है, अपने प्रोफेशन को, अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना है। इसकी बेस पे आपका जो इनकम टैक्स है ना वो कटेगा, ना आपकी जो कमीशन है उस पर से कोई टैक्स कटने वाला है। वो एक इनकम टैक्स का एक अलहदा पोर्शन है, वो आपने अलहदा फिल करना है। अच्छा जी, अच्छा, और दूसरे नंबर पे जब रियल एस्टेट एजेंट ने अब कोई डील करवानी है वो थ्रू किसके होगी, पे ऑर्डर के। पे ऑर्डर बनेगा, उसके थ्रू डील होगी। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जिस बंदे ने भी कोई प्लॉट ख़रीदना है वो जो बेच रहा है उसके नाम का पे ऑर्डर बनवाने बैंक में जाएगा। बैंक में जब वो बैंक ऑफिसर एंट्री डालेगा उसके नाम के CNIC की, अगर वो मतलूबा शख्स हुआ या डिफ़ॉल्टर शख्स हुआ तो उसका सिस्टम ब्लिंक कर जाएगा और उसके नाम का पे ऑर्डर नहीं बन सकेगा। तो पहला चेक तो ये लग गया उस बंदे पे। दूसरे नंबर पे एडवांस टैक्स जमा होता है, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो कर चुका हूँ। तो एडवांस टैक्स के लिए जब वो FBR ऑफिसर के पास जाएगा और FBR ऑफिसर उसका CNIC डालेगा, सिस्टम ब्लिंक कर जाएगा, डिफ़ॉल्टर शख्स, फिर वो आपकी डील नहीं हो सकती। ठीक हो गया। तीसरा चेक, अब बंदा अपने प्लॉट की या प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र वगैरह के लिए जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे रहेगा। उधर का जो ऑफिसर है वो जब CNIC अगेन डालेगा, वो फिर अगर डिफ़ॉल्टर में निकल आता है तो क्या होगा कि उसकी ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी। तो ये जगह जगह चेक लग जाएंगे और रियल एस्टेट एजेंट के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और उस पर कोई चीज़ नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और इसके बाद रियल एस्टेट एजेंट ने क्या करना है, जो भी ये डील हो रही है उसका सारा रिकॉर्ड
FBR की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने पास रिटेन करना है, अपने पास महफूज कर देना है, ठीक है। ये नहीं कि जाके हर डील का रिकॉर्ड आपने FBR में जमा कराना लाजमी है, नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने बस अपने पास इसका रिकॉर्ड रखना है। जो DNFBP है, उनके जो भी ऑफिसर्स आते हैं, उनके नुमाइंदे आते हैं, वो गाहे बगाए आपके पास आके रिकॉर्ड चेक करते रहेंगे कि आपने उनकी गाइडलाइन के मुताबिक रिकॉर्ड मेंटेन किया है। अगर आप उनकी गाइडलाइन के मुताबिक मेंटेन नहीं करेंगे तो वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि इस तरह मेंटेन करना। अगर फिर भी आप वायलेट कर रहेंगे तो फिर आपको 10,000 तक जुर्माना कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो कानून बना था, ये जब सितंबर 2019 में, उसमें क्या था कि अगर आप इस कानून की वायलेशन करेंगे तो 1 साल से 10 साल तक कैद, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक आपको जुर्माना लग सकता था। लेकिन अब फिलहाल ऐसी चीज़ें नहीं है। आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कि जनाब आपने इस तरह रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अच्छा जी, इसके अलावा हाँ, आपने किस बंदे के साथ डील नहीं करनी है। रियल एस्टेट एजेंट की बात कर रहा हूँ, 4,775 लोग हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में, करप्शन में और टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में। तो उनका सारों का डाटा DNFBP के पोर्टल पे मौजूद है। आप जिस बंदे से डील करने लगे हैं ना, आप जस्ट उसका CNIC डालें तो वो रेड ब्लिंक हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा डिफ़ॉल्टर है। आप पहले स्टेप पे डील रोक देंगे, ठीक है। आप कहेंगे मुझे कैसे पता लगेगा बंदा डिफ़ॉल्टर था नहीं था, आपने डील वहीं रोक देनी है। हाँ, आपका सिस्टम रेड ब्लिंक नहीं करता, ओके कर देता है, तो आप आगे आज़ादा ना चलें। आगे बैंक का काम है, वहाँ से होगा फिर एडवांस टैक्स और फिर ट्रांसफ़र। तो आपके रियल एस्टेट एजेंट के लिए काम बहुत आसान है। ये सारी चीज़ें जो रियली बिजनेस करना चाह रहे हैं रियल एस्टेट का और ऑनेस्ट तरीके से चलना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। हाँ, जो बंदा मेल इंटेंशन के साथ इस फील्ड में आया है, कोई 2 नंबरी फ्रॉड करना चाह रहा है, तो उसके लिए रास्ते अब ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि मैंने बता दिया कि ये फैटफ की वजह से सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, अब जो हमारा परचेज़र भाई है वो तो अब डर जाएगा कि जनाब मैं तो अब रिकॉर्ड के ऊपर आ जाऊंगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अपने आप के जो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डिक्लेयर नहीं किए हुए, फाइलर भी नहीं हुए हुए। तो लोग अब परेशान होंगे कि क्या अब हम क्या प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकेंगे क्योंकि हमारा तो सोर्स ऑफ इनकम ही जस्टिफाइबल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ख़बरें यही सुनने में आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मार्च 2023 तक छूट दे दी है कि आपसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये है कि आपकी हर डील रिकॉर्ड पे आ रही है और बैंक के थ्रू आपकी सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, रिकॉर्ड FBR के रिकॉर्ड पे भी जाएगी, रियल एस्टेट एजेंट के पास भी, और सोसाइटी में हर जगह आपका रिकॉर्ड अब आपके CNIC के अगेंस्ट सेव होगा। लेकिन ये है कि अगर आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम अभी तक डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो वो जो है आपको भी 1 साल की छूट है, इस दौरान आप परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपको सजेशन यही है कि जितना जल्दी हो अपने जो बिज़नेस हैं, बेशक आप दुकान चलाते हैं, कोई जॉब वाले का तो पहले ही डिक्लेयर होता है जो गवर्नमेंट जॉब है, तो अपने सोर्स ऑफ इनकम्स आप डिक्लेयर करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। नहीं तो फ्यूचर के अंदर आप ना कोई गाड़ी ले सकते, ना 10 लाख का प्लॉट भी आप नहीं ले सकोगे, तो पैसे आपके 50 लाख पड़े होंगे जिस पे आपने टैक्स भी, इनकम टैक्स भी दे दिया होगा। तो आप FBR के एजेंट को रिश्वत देने के लिए आमादा हो जाते हैं, लेकिन जो है ना टैक्स देने के लिए लोग आमादा नहीं होते। पता नहीं क्या बात है, आपकी वाइट मनी होती है लेकिन सिर्फ आपने डिक्लेयर नहीं की होती, तो अब वो आपकी सारी ब्लैक मनी है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने आप को वो करें। अच्छा, दूसरी बात, बहरिया टाउन ने ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी है, 2-3 दिन पहले ये हो चुका है, 4-5 जनवरी को इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी है। अब क्या होगा कि जो दोनों डीलर्स होंगे, सेलर की तरफ से, परचेजर की तरफ से, दोनों को बहरिया टाउन चेक करेगा क्या ये DNFBP पे रजिस्टर हो गए हैं। उसके बाद वो चेक करेगा कि क्या ये हमारी सोसाइटी जो बहरिया टाउन है, क्या उन्होंने इसको ऑथराइज डीलरशिप दी हुई है। उसके बाद उनकी सारों का ऑनलाइन रिकॉर्ड भी चेक हो जाएगा, उनकी कॉपीज़ भी अटैच हो जाएंगी और जो पूरी डील होगी उसकी डिटेल के साथ ये चीज़ें अटैच हो जाएंगी। इसके अलावा आप वहाँ पे बहरिया के अंदर डील नहीं कर सकते अगर आप उनके ऑथराइज डीलर और या DNFBP पे आप रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप पहले स्टेप पे ही जो आपने NDC लेना है तो आप उसके लिए ही अप्लाई नहीं कर सकोगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जितने भी एजेंट्स थे जो सीजनल किस्म के डीलर्स बने थे, जो प्रोफेशनल नहीं थे, उनका रास्ता ख़त्म हो जाएगा और अब से जो ऑनेस्ट और जो प्रोफेशनल लोग हैं सिर्फ उनका रास्ता रहेगा इस इंडस्ट्री के अंदर। और यही काम DHA में हुआ है।
लेकिन वहाँ थोड़ी सी एम्बिग्यूटी ये आई कि जो उनकी पहली एसोसिएशन थी, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट वगैरह जो भी उनका इशू था, तो उन्होंने कहा जी हमने नहीं रजिस्टर होना, हमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन एट द एंड उनको भी होना पड़ा। और उनके सारे जो बड़ी उनके एसोसिएशंस जो हैं, मैं सुन रहा था इजाज़ खान साहब जो हैं चेयरमैन जो फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स हैं, उन्होंने बड़ा ज़ोर दिया है कि ये हमें होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हम एग्री करके आए हैं इस्लामाबाद में इन बातों पे, जो मैंने अभी आपसे भी की हैं बातें। तो इंशाल्लाह ये DHA में भी ट्रांसफ़र्स रुक गई हैं। जो रियल एस्टेट एजेंट रजिस्टर्ड नहीं होगा उसके थ्रू अब कोई ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकती। तो आप भी अब कोशिश करें कि जाके चेक करें कि अपने आपका जो डीलर है जिसके थ्रू आपने डील करनी है वो रजिस्टर्ड है भी या नहीं भी। तो अब जाहिर है जो भी रजिस्टर होगा सिर्फ उसके थ्रू डील होगी, उसका सारा रिकॉर्ड आगे सामने आ रहा होगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि अनकरीब मैंने जो लास्ट वीडियो में बात की थी FBR वाली में कि जो बिल्डर्स हैं, अभी तो ये सिर्फ डील्स की बात हो रही है ना, रियल एस्टेट एजेंट आ रहा है बीच में, बिल्डर्स की भी बात नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है बहुत जल्द जो सोसाइटीज़ हैं उनके ऊपर भी बैन लगा देगी, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होंगे, जो रजिस्टर्ड बिल्डर्स होंगे FBR के रिकॉर्ड पे भी और जो सोसाइटीज़ के रिकॉर्ड में, सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन के अंदर आ सकेंगे। और ये जिस तरह आजकल हर कोई बिल्डर बना हुआ है और कोई भी किसी भी सोसाइटी में पता ही नहीं है कौन बंदा कहाँ से आके घर बना रहा है, जा रहा है, प्लाजे बना रहा है, कोई पता नहीं है। तो इसके ऊपर भी मुझे लगता है बहुत जल्दी सोसाइटीज़ बैन कर देंगी। बहरिया और DHA ने चीज़ इंप्लीमेंट करना शुरू कर दी, तो समझे कि अब बाकी सोसाइटीज़ के लिए मजबूरी हो जाएगी। लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी ये है कि ये सारा कुछ चल रहा है जो अप्रूव्ड इलाके हैं किसी भी अथॉरिटी से, जो LD हो गया, DHA हो गया या KD हो गया, CD हो गया, इनसे जो अप्रूव्ड एरियाज़ हैं ये चीज़ें उनके लिए हैं। जो अनअप्रूव्ड इलीगल जो एरियाज़ हैं जहाँ पे सेल परचेज चल रही है उनका FBR क्या करेगा। और जो इंस्टॉलमेंट्स वाले प्लान चल रहे हैं जहाँ पे अरबों रुपया जो है ना आवाम की जेबों से निकल के जा रहा है और वो किसी नेट पे नहीं आ रहा, और उसको किस तरह मॉनिटर करेंगे। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है FBR से कि उसके बारे में भी चीज़ वादे करें। थैंक यू वेरी मच।